जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बस स्टैंड के पास खड़ी कौशल ट्रेवल्स की 2 बसों में लगी आग, बस संचालक को हुआ भारी नुकसान। धर्म परिवर्तन किया है तो ना मिले आरक्षण का लाभ, बैयर से पहुंचे आधा दर्जन आदिवासी संगठनों ने मांग की। डाइट स्कूल में बम्पर एडमिशन ने शिक्षकों की बढ़ाई परेशानी, चपरासी नहीं होने से लगा रहे झाड़ू, भर रहे पानी। 1 नवंबर से लंबित मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी अधिकारी। सराठी जलाशय पहुंचे सांसद से 22 गांव के किसानों ने बताई परेशानी, नहर की मरम्मत की मांग की। सरकार ने जिले के 33 सड़कों के निर्माण के लिए दिखाई हरी झंडी, 15 दिनों के भीतर कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी विकास परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग रख दी कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने सूची बनाकर ऐसे लोगों के नाम आरक्षण की सूची से काटने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों ने जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर जनजातीय समाज से धर्मांतरित होकर अन्य धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों को जनजाति की सूची से हटाए जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे वनवासी विकास परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थान सिंह कटरे ने बताया कि जनजातीय सुरक्षा मंच जो कल्याण आश्रम का एक आयाम है, इस आयाम के तहत पूरे देश भर में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो आरक्षण जनजाति समाज के लिए संविधान में दिया गया है उसका पूरा लाभ धर्मांतरित जनजाति वाले लोग उठा लेते हैं और इससे हमारा मूल समाज वंचित रह जाता है। जनजाति से धर्मांतरित हुए लोगों को जनजाति की सूची से हटाए जाने की मांग जनजातीय सुरक्षा मंच करता है ताकि मूल जनजाति समाज के लोगों को उसका पूरा लाभ मिल सके। आयाम है, इस आयाम के तहत पूरे देश भर में आज जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग इस कलेक्टर परिसर में आए हुए हैं। विषय हमारा ऐसा है कि जनजाति समाज का जो व्यक्ति धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुस्लिम धर्म या अन्य कोई धर्म स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो जनजाति का ही कहलाता है, जबकि जो मूल जनजाति समाज का व्यक्ति है, जो रूढ़ी परंपराओं को लेकर के धर्म संस्कृति पूजा पद्धति को मानता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। इसका जैसे कि कई नौकरियों में जो डुप्लीकेट जनजाति है, जो धर्मांतरित जनजाति है, वो मूल जनजातियों की सुविधाओं का लाभ लेता है। जो आरक्षण जनजाति समाज के लिए उपलब्ध है, जो संविधान में जनजाति समाज को जो आरक्षण दिया गया है, उसका सारा का सारा लाभ जो है ये इस प्रकार के फर्जी जनजाति जो है, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, वो लोग सारा लाभ उठा लेते हैं और उससे हमारा मूल समाज वंचित रह जाता है। तो आगे की रणनीति ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से जनजाति सुरक्षा मंच ये निवेदन करता है कि कानून में इस प्रकार का संशोधन ला करके जो जनजाति समाज से धर्मांतरित हुए लोग हैं उनको जनजाति की सूची से हटाया जाए, ताकि जो मूल जनजाति समाज है, जो ओरिजिनल जनजाति समाज है, उसको उनकी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। नहीं हटेगा तो हम विगत कई वर्षों से इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन। मोइल नगरी भरवेली में 23 वर्षीय युवक दीपक बाहेश्वर की हत्या करने के आरोप में फरार और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपी राहुल ठाकरे 23 वर्ष वार्ड नंबर 6 मुंडेमाई भरवेली, मोहित खान 23 वर्ष वार्ड नंबर 9 भरवेली और पंकज मिर्चुले 19 वर्ष वार्ड नंबर 13 हीरापुर निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि इस मामले में 2 सगे भाई सहित 4 आरोपी सहित 5 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चारों आरोपी एक ही परिवार के हैं, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 15 अक्टूबर की रात्रि 9:30 बजे पुरानी रंजिश के चलते दीपक बाहेश्वर की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब यह युवक मोहल्ले के एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था, जिसकी खून से सनी लाश मोइल अस्पताल के पास पुलिया के नीचे पाई गई थी।
इस वारदात में आधा दर्जन से अधिक आरोपी शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार 2 सगे भाई आरोपी कुलदीप ब्रह्मे 37 वर्ष और उसके छोटे भाई अमरदीप और अमजद ब्रह्मे 35 वर्ष न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। 2 नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह शिवनी भिजवा दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी की तलाश की जा रही थी। 21 अक्टूबर की रात्रि प्रियांशु कुमार को भरवेली में गिरफ्तार किया गया। 22 अक्टूबर को भरवेली पुलिस ने प्रियांशु कुमार को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में अन्य 3 और आरोपी की तलाश की जा रही है। 28 एवं 29 अक्टूबर की दरमियानी रात में भरवेली पुलिस ने अलग अलग छापामार कार्रवाई करते हुए इस मामले में फरार तीनों आरोपी राहुल ठाकरे, मोहित खान और पंकज मीरचूले को गिरफ्तार किया, जिन्हें 29 अक्टूबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल की ऐसी छात्राएं जिन्हें क्लास में पढ़ाई के दौरान बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों की जांच करवाने के लिए शुक्रवार को उनको जिला अस्पताल में लाया गया। स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि छात्राएं जिन्हें ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ बेहतर तरीके से दिखाई नहीं देता, इनकी सूची बनाई गई और शुक्रवार को जांच के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जिन्हें भी चश्मा लगाने की जरूरत होगी। रेड क्रॉस के माध्यम से ऐसी छात्राओं को निःशुल्क चश्मे वितरण किए जाएंगे। रेड क्रॉस के अंतर्गत बच्चों का नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण किया जाता है, जिसमें बच्चों को प्रतिवर्ष लेके आया जाता है। तो कोविड के कारण पिछले वर्ष जांच नहीं हो पाई है और इस वर्ष भी रेड क्रॉस के अंतर्गत ही हम लोग बच्चों को शाला स्तर पर नेत्र परीक्षण करके संभावित बच्चे जिसमें दृष्टि दोष हमें लगता है उन्हें हम हॉस्पिटल लेके आते हैं और थोड़ा सा जैसे हम लोग चेक करते हैं प्रति बच्चे का, हर बच्चे का चेकअप करते हैं और उसमें जो बच्चों को थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि इसे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कठिनाई आ रही है उसे दूर से देखने में, ऐसे बच्चों की जाँच कराने के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जहां आम लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए पॉलीथीन मुक्त नगर बनाने की पहल की जा रही है, जिसके तहत रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। शुक्रवार को नगर के मोती गार्डन तालाब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यशाला में एनसीसी कैडेट्स को कागज के बैग बनाने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं अपने परिसर, अपने नगर में स्वच्छता बनाए रखने, कचरा और गंदगी न फैलाने और पॉलीथीन का उपयोग न करने सहित दूसरों को भी इसकी जन जागरूकता फैलाने की समझाइश दी गई। आयोजित कार्यशाला में जहां सामाजिक कार्यकर्ता अभय कोचर ने विभिन्न उदाहरण देकर नगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने की समझाइश दी, तो वहां एनसीसी कैडेट्स ने पॉलीथीन मुक्त नगर बनाने के लिए अभियान में तेजी लाने की बात कही। हमने ये सीखा कि मतलब गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और सर अभय कोचर जी के मार्गदर्शन से ये सीखा कि मतलब एक बॉटल में पूरे महीने का कचरा पॉलीथीन के अंदर भरना और उसे मतलब फैलाना नहीं, और ये सीखा। और हमने आज ये पॉलीथीन के पेपर बैग बनाए हैं पॉलीथीन का यूज़ ना करके। हम उनको इस तरह से गाइड करेंगे कि मतलब जगह जगह जाकर बताएंगे कि गंदगी ना फैलाए, पॉलीथीन का यूज़ ना करे, पेपर बैग का इस्तेमाल करे। हमारा एक पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता अभियान का और पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है, उस उपलक्ष्य में आज हमने अभय कोचर जी को गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाया था। यहाँ पर जो भी नालियों के बाजू में, गली में, गार्डन में जो भी कचरा पॉलीथीन पड़ी हुई है उसको बच्चों के द्वारा उठाया गया और उनके उपयोग बताया गया कि क्या पॉलीथीन यूज़ करने से आपको क्या उपयोग होगा, क्या नुकसान होगा। और उस उपलक्ष्य में बच्चों से हमने पेपर से बने हुए थैलियाँ भी बनवाई, पैकेट्स भी बनवाए कि इसको यूज़ कीजिए, पॉलीथीन यूज़ मत कीजिए। देखिए, सभी के ध्यान में ये आ रहा है कि प्लास्टिक से बने हुए जो कम देरी के लिए उपयोग होने वाले उत्पाद हैं, या जिसको बोलते हैं सिंगल यूज़ उत्पाद, एक ही बार प्रयोग होते हैं, तो ऐसे उत्पाद तो एक समस्या बन गए हैं जिसके प्रबंधन के लिए हमारे पास पर्याप्त ना तो मानव बल है ना मशीनरी है। तो इसका केवल हल यही है कि एक एक व्यक्ति को जा कर के उसके प्रति जागरूक किया जाए। तो वही काम मैंने आज यहाँ पे किया। मोती तालाब में कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कुछ मछलियाँ अचानक से मरी हुई मिली थी, जिसका कारण मोती तालाब में जो हम बर्थडे पार्टी वगैरह में जो थर्माकोल के बाउल यूज़ करते हैं, वो बाउल के खाने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई थी। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए कि बच्चों को किस तरह से
कोई उत्सव मनाना चाहिए, उसमें किस तरह से इको फ्रेंडली उत्सव मनाना चाहिए, ऐसा मैंने मार्गदर्शित किया। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट और मंडला के लिए केंद्र सरकार ने अपने खाते का पिटारा खोल दिया है। नक्सल प्रभावित जिले में विकास के लिए 33 सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। शुक्रवार की रात को प्रेस से चर्चा करते हुए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने इस बात की जानकारी दी कि जिले के साथ ही मंडला जिले के भीतर ऐसे स्थान जहां पर दुर्गम स्थान है और सड़क की बहुत अधिक ज़रूरत है और उन स्थानों का चयन किया गया है। इस सूची में 33 सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई 289 किलोमीटर है। यही नहीं, इन सड़कों के निर्माण के लिए 15 नवंबर तक DPR तैयार कर शासन को भेजना है, जिसके बाद जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा। विकास की दृष्टि से एक गुड न्यूज़ मिली, जिसके लिए हमने लगातार सांसद बनने के बाद प्रयास किया था। वो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़कों का एक जाल बिछाना, जिसके कारण से पुलिस को और आम जनता को भी बहुत दिक्कत आती थी। तो उसी की कड़ी में माननीय हमारे अमित शाह जी ने बालाघाट की बात करूँ, उसमें थोड़ा बहुत पार्ट कुछ मध्य प्रदेश के लिए, इसमें कुछ थोड़ा बहुत पार्ट मंडला का होगा। तो एक प्रारंभिक लगभग मैंने 300 करोड़ का प्रपोजल बना के उस समय पर समथिंग 300-350 करोड़ के बीच में तो दिया था, जिसमें से अभी हमारी लगभग 289 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है और लगभग ये 200 जो एस्टिमेट कास्ट है 256 करोड़ के लगभग होगी। तो इसका निर्देश विभाग की ओर से बहुत जल्द 15 नवंबर तक DPR बना के प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया विभाग ने। तो मैंने यही बताने के लिए कि जैसे ये सड़कें बनेंगी, पूरी डामरीकृत सड़कें बनेंगी, उसमें कुछ बीच में कई पुलिये भी होंगे जो कम से कम बहियर और लांजी क्षेत्र के। मैंने कहा था ना कि यदि मेरा गाँव की भाषा का झोड़पा लग गया तो मैं एक ही बार में बहुत सारे। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बीते कुछ दिनों से लालबरा की मूलभूत समस्याओं को लेकर काफी संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सांसद श्री बिसेन लालबरा तहसील के लाइफ लाइन कहे जाने वाली सर्राटी जलाशय पहुंचे, जहां पर 22 गांव के किसानों ने उनसे मांग की कि नहर की मरम्मत करवा दीजिए, जिससे किसानों के हालात सुधर जाए। आपको बताएं कि 12 अक्टूबर 2021 को सराठी जलाशय संघर्ष समिति अध्यक्ष पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष डुलेन ठाकरे के नेतृत्व में किसानों ने सांसद, विधायक व सिंचाई विभाग के AC को ज्ञापन सौंपकर सराठी जलाशय व नहरों की समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने सराठी जलाशय व नहरों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सांसद डॉक्टर बिसेन लालबर्रा होते हुए सराठी जलाशय टेकाड़ी पहुंचे और रास्ते में मिले नहरों का निरीक्षण किया एवं सराठी जलाशय विश्राम गृह में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी, जिसमें क्षेत्रों के किसानों ने बताया कि सराठी जलाशय तालाब के पानी से नहरों के माध्यम से 12 ग्रामों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, किंतु नहर जगह जगह से खराब हो चुकी है, जिसके कारण किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिसका निर्माण किया जाना चाहिए। जिस पर सांसद ने चिंतन मनन भी किया कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, जिस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां नहरों की कैनाल खराब हो चुकी है उसकी मरम्मत करे। साथ ही किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नहरों के निर्माण कराने का प्रयास किया जाएगा। आज मैं यहाँ पर इरिगेशन, पंचायत और तहसीलदार 3 लोगों से भेंट करके जनता की समस्याओं को निराकरण संबंधित उनको निर्देशित किया है। सराठी जलाशय और इसके साथ और भी जो जलाशय की नहरें जो भर पट गई हैं, क्योंकि किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, तो दोनों अधिकारियों से निर्देशित किया है कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इनकी नहरों की साफ़ सफाई कर दें, तो आने वाले समय में किसानों को सिंचाई करने के लिए उनको दिक्कत ना हो। और इसी तरह से पंचायतों में कुछ जो हमारे कुछ ग्रामों की कच्ची सड़कें हैं जो बन नहीं पाई, जनता को आने जाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। और आने वाले समय में जल संरक्षण की दृष्टि से जैसे तालाब खाली होंगे, जो तालाब और गहरा करके उनका जल संरक्षण किया जा सकता है, उनको करने के लिए भी निर्देशित किया। लगभग उन्होंने उसकी जांच भी कर ली है कि कितने तालाबों पे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों से भी जो जुड़ी समस्या। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के अंतर्गत आने वाली शाखा लालबरा में पदस्थ एक कर्मचारी जो कि लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया गया है।
इस संबंध में राजीव सोनी, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक की शाखा लालबरा में पदस्थ राहुल ठाकरे, जो कि भृत्य पद पर पदस्थ था और लगातार अपने कर्तव्य में अनुपस्थित होने के कारण बैंक मुख्यालय के द्वारा पत्र के माध्यम से उपस्थित होने के लिए अवगत कराया जाता रहा है। अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को लाठी और हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में आरोपी जितेंद्र श्रीवास 52 वर्ष और उसके बेटे मेहुल श्रीवास 25 वर्ष, दोनों ग्राम वार्ड नंबर 19 मानपुर, थाना लालबरा निवासी को 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 29 अक्टूबर को यह फैसला अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार आहत विदेश सिंहमारे कटंगझरी में रहता है। 19 नवंबर 2019 को विदेश सिंहमारे अपने पुत्र कमल सिंहमारे और धर्मेंद्र सिंहमारे के साथ सुधीर के घर बाजा बजाने के लिए ग्राम मानपुर गए थे। बाजा बजाने के बाद रात करीब 8:30 बजे जब विदेश सिंहमारे अपने ग्राम कटंगझरी वापस आने के लिए मानपुर बोरी रोड पर खड़े थे, उसी समय जितेंद्र श्रीवास और उसका बेटा मेहुल श्रीवास, जो कि मानपुर के रहने वाले हैं, हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर आए और विदेश सिंहमारे को अश्लील शब्दों का प्रयोग कर उसे जातिगत गाली देते उससे मारपीट की गई, जिससे विदेश सिंहमारे के सर, आंख व शरीर में गंभीर चोटें आई। बीच बिछाव सुरेंद्र सिंहमारे और धनेंद्र सिंहमारे ने किया। इस मामले में लालबरा पुलिस थाने में जितेंद्र श्रीवास और उसके बेटे मेहुल श्रीवास के विरुद्ध धारा 294, 506, 325, 34, भारतीय दंड विधान की धारा 3(2) VA 3(1) S व 3(1) R अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस मामले में दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार करने के पश्चात अभियोग पत्र बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक DP बिसेन ने पैरवी की थी। नगर के वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी रोड बस कंपाउंड में रखी श्याम कौशल ट्रेवल्स की 2 बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई। वहीं इसकी सूचना तत्काल नगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी गई। जब आग लगी थी तो केवल एक ही बस आग की चपेट में आई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की लेट लतीफी के चलते दूसरी बस में भी आग लग गई। आगजनी की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वहीं करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक श्याम कौशल ट्रेवल्स की दोनों बसें कंपाउंड में कोविड-19 के चलते करीब 6 महीने से खड़ी थी, जिसमें से एक बस कंडम हालत में थी और एक बस की स्थिति बेहतर बताई गई थी। शुक्रवार को करीब दोपहर के 1 बजे बस में अचानक आग लग गई और यह आग किस वजह से लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक वेल्डिंग वर्क चलने के दौरान चिंगारी की वजह से बस की सीट के फोम में आग लगना बताया गया है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान श्याम कौशल ट्रेवल्स के संचालक श्याम कौशल ने बताया कि करीब 6 महीने से बस कंपाउंड में खड़ी हुई थी और आग लगने की कोई भी संभावना नहीं थी। रोजाना की तरह बस में काम किया जा रहा था, तभी एक बस में आग लग गई। उन्होंने कहा कि दूसरी बस के दस्तावेज RTO कार्यालय में जमा थे और वहां अच्छी हालत में थी, लेकिन नगर पालिका की फायर टीम के द्वारा मौके पर पहुंचने में देर किए जाने के कारण दूसरी बस भी जल गई। उन्होंने कहा कि इसमें करीबन 10 से 15 लाख का नुकसान पहुंचा है। गाड़ी भैया ये आपको बता दूं, लॉकडाउन के पहले से यहाँ दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें एक गाड़ी तो मेरी डिसमेंटल हो चुकी पहले, जो आपको नंबर दिख रहा है CG04E198, ये पहले ही लगभग मेरे से 2 साल पहले से डिसमेंटल हो चुकी गाड़ी खड़ी थी। दूसरी गाड़ी मेरी चालू थी, लेकिन वो भी गाड़ी लगभग 5 या 6 महीने से कोरोना के महामारी के चक्कर में RTO ऑफिस में इसके कागजात जमा है और गाड़ी नहीं हो चुकी। तो क्या कारण लगता है कि कारण मेरे को छोटा मोटा, क्योंकि सवेरे काम चल रहा था, अभी आधा घंटा पहले मैं खुद गया था। अभी मेरी सुरक्षा समिति की मीटिंग थी सांसद महोदय के साथ में, तो मैं वहीं कलेक्ट्रेट में था। मुझे फोन आया कि भैया नल लगी, तो मैं तत्काल आया और फायर ब्रिगेड को लेकर आ गया। कुछ काम चल रहा था वेल्डिंग से? नहीं, वेल्डिंग का तो काम खैर गाड़ी का है, वो तो चलते ही रहता है, लेकिन अब कैसे अंगार लग गई, क्या है उसमें रहता है बोस्टिक सीट, ये बहुत जल्दी अंगार पकड़ती है। कपड़ा है उसमें, फाइबर है, बस वो कपड़ा अंगार पकड़ी उतने में भपक गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग 12 से 15 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, ये जो जानकारी लगी थी कि नगर पालिका की जो फायर टीम है काफी लेट पहुंची, जिसके कारण दूसरी बस में आग लगी। अब अगर वो तुरंत में आ जाती तो उतने भी, यहाँ दूसरी वाली गाड़ी में लगी हो तो खैर अलग ही दिख रहा नुकसान है वो। अगर वहाँ भी क्या कुछ रूल्स हैं कि पहले आके आप 100 नंबर में डायल करो, फिर उसके बाद नगर पालिका में आएंगे। मैं सक्षम गया वहाँ,
और लेकर के मैंने फायर ब्रिगेड खुद लेकर। कहीं ना कहीं कभी लगता नहीं कि अभी ये फॉर्मेलिटी के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान होता है इनको, तो क्या समझ खुलना, शहर के अंदर की बात है ये, तो उनको पता चलना चाहिए कि ये अंगार लगी तो तत्काल फायर ब्रिगेड लेकर। देखा जाए तो 2 से 3 मिनट की दूरी है, क्योंकि यहाँ से फायर ब्रिगेड। कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, कोई हताहत? नहीं, कोई हताहत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं, आजू बाजू में कोई नुकसान नहीं, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। नहीं टैंकर पर अगर आग पकड़ती तो बड़ा नहीं, टैंकर पहली बात तो आपको बता दूं कि एक गाड़ी में टैंक है ही नहीं, और दूसरी गाड़ी में जो टैंक है उसमें भी डीजल एक बूंद भी नहीं है। बड़ी घटना नहीं, घटने का सवाल ही नहीं होता था। बढ़िया तो अंगार पकड़ ली, फाइबर है, बस वो जलेगा और कोई। फायर ब्रिगेड टीम के सुपरवाइजर संदीप सोनेकर ने बताया कि आग की जानकारी उन्हें जैसे ही लगी वैसे ही वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया है। किसी भी प्रकार के मौके पर पहुंचने में देरी नहीं की गई है। ये भी जल गई ना बस। डायरेक्ट यहाँ के कर्मचारी जैसी आग लगी तो वो डायरेक्ट फायर ब्रिगेड ऑफिस पहुँचे कि फलानी जगह आग लगी है बस में, तो हम वैसे तुरंत ही रवाना हो गए। तो क्या स्थिति पाया आपने यहाँ पर? आकर देखे तो आग बहुत ही भयंकर थी, दोनों बस में आग लग चुकी थी। वैसे ही हमने तुरंत कार्रवाई की और 15 से 20 मिनट में आग में काबू पा लिया। गलत है ये दूरी, आपने भी देखे पिछले देखिए, हमारे यहाँ 3 ड्राइवर रहते, 3 गाड़ी अवेलेबल रहती है। और सबसे पहली बात आरटीओ से निर्देश दिए गए हैं हर बस वालों को कि फायर एक्सटिंग्विशर रखें। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बताए जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं हुआ कि यहाँ वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। अच्छा, वेल्डिंग की वजह से आग लगी। हाँ। अच्छा, कितना समय लगा आपको बुझाने में और कितने कर्मचारी आपको आने में? मुश्किल से 5 मिनट। आपने देखे पानी टंकी के पास हमारा फायर स्टेशन है, हम लोग हमेशा तैनात रहते हैं। आप लोग भी इसके पहले कई बार आ चुके हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगा हमको यहाँ। कितने कर्मचारी थे? हमारे एक शिफ्ट में 13 कर्मचारी है, 3 ड्राइवर और 10 फायरमैन। तो आग बुझाने में कितना समय लगा लगभग? आग बुझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है। आग में हमने काबू पा लिया है।